सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इफ। सो ऐसा समझ लो कि ये चीज उससे कुछ सिमिलर है। इसमें हम अलग अलग एनिमे में कोई एक चीज को एज्यूम कर लेंगे एंड उसी पे आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हम वन पीस के व्हाट इफ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड इसीलिए हम ये चीज मान लेंगे कि वन पीस की स्टोरी में अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ होता तो आगे की स्टोरी कैसी होती। आप लोग वीडियो एंड तक देखो एंड समझ जाओगे। ऑल्सो काफी मजा भी आने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो व्हाट इफ एस नेवर डाइड। सो चलो इस बार हम मान लेते हैं कि एस कभी मरा ही नहीं था। जब लूफी ने एस को छुड़ाया था उस वक्त वो अकाइनो के बाद पर ऑफेंड ना होते हुए वहां से सेफली निकल गया था। तो अब आगे क्या होता? सो इसके बाद हर एक आर्क कैसा जाता हम इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स अज्यूम कि एस वहां से भाग गया था, बट हाँ व्हाइट बियर्ड मर चुका है। उस सिचुएशन के हिसाब से शैंक्स वहां पर आ जाता एंड एज यूजुअल वो मरीन फोर्ड वॉर को रोकता एंड फिर इसके बाद वो व्हाइट बियर्ड का फ्यूनरल अटेंड करता एंड व्हाइट बियर्ड के फ्यूनरल में एस भी प्रेजेंट होता। उसके बाद व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का न्यू लीडर होता मार्को एंड फर्स्ट डिवीजन का कमांडर एस को बना दिया जाता एंड इवन व्हाइट बियर्ड के डेथ के बाद भी उनका क्रू एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट व्हाइट बियर्ड पायरेट्स अपने रास्ते निकल जाते एंड लूफी अमेज़न लिली चला जाता। उसके बाद एज रेलिक को दिख गया था कि लूफी कॉन्करर हाकी पोजेस करता है तो स्टिल स्टोरी के अकॉर्डिंग रेलिक उसको ट्रेन करता एंड फिर अगेन हमें 2 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता। नाउ गाइस आई नो कि आप क्या सोच रहे हो, आखिर एस इन 2 सालों में क्या करता। आपके दिमाग में पहली बात आती होगी कि एस ब्लैक बियर्ड से व्हाइट बियर्ड की डेथ का बदला लेने जाता, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि एस को अपनी औकात पता है। वो दोबारा से वही गलती नहीं करता। इंस्टेड वो ऑल फादर व्हाइट बियर्ड की लेगेसी को मेंटेन करता अंडर मार्को द फीनिक्स और वो सब कुछ करता जो व्हाइट बियर्ड अपने लोगों के लिए किया करते थे। इसके साथ ही एस खुद को ट्रेन भी करता ताकि वो नेक्स्ट टाइम ब्लैक बियर्ड से डिफीट ना हो पाए। इसके लिए वो सबसे पहले अपनी आर्मामेंट हाकी एंड केनबुनशुकु हाकी को डेवलप करता। जहाँ तक बात है हाओशुकु हाकी की, तो एस को ट्रेन करने के लिए सबसे रेलिवेंट कैंडिडेट लगता है मुझे शैंक्स। शैंक्स ऑलरेडी एस का फ्रेंड था और रॉजर का क्रूमेट भी था, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एस को पावरफुल बनने में वो हेल्प करे। मेरे हिसाब से वो मरीन फोर्ड हाकी था जब शैंक्स को पता चला था कि एस एक्चुअली में रॉजर का बेटा है। मेरी एक थ्योरी में मैंने ये बोला था कि शैंक्स पॉसिबली हिटो हिटो नो मी मॉडल नी का एस के लिए लाया था, क्योंकि आपको याद है रॉजर ने सारा का सारा काम नेक्स्ट जनरेशन पर छोड़ दिया था एंड जैसा कि हमें पता है कि इस फ्रूट को गलती से लूफी ने खा लिया था। सो पॉसिबली व्हाइट बियर्ड के फ्यूनरल के बाद एस डिसाइड करता कि वो शैंक्स की हेल्प लेगा फॉर हिज हाकी एंड फाइटिंग एबिलिटी ट्रेनिंग। नाउ फिशमैन आइलैंड। उसके बाद स्ट्रॉ हैट्स वापस मिलते एंड आगे चलते न्यू वर्ल्ड में एंड उनका डेस्टिनेशन होता फिशमैन आइलैंड। रियल वर्ल्ड में व्हाइट बियर्ड नहीं था तो जिम्बे को बिग मॉम के साथ डील करना पड़ता कि ह्यूमंस फिशमैन आइलैंड पर अटैक ना करें, बट एज यहाँ अभी भी व्हाइट बियर्ड की क्रू है सो फिशमैन आइलैंड उनके ही प्रोटेक्शन में होता एंड फिशमैन आइलैंड में जो कुछ भी हुआ, जितनी भी फाइट्स एंड इवेंट्स हुए वो होते क्योंकि वो उनका इंटरनल मामला था एंड उसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं थे। ऑल्सो फिशमैन आइलैंड के बाद ही जिम्बे उन्हें ज्वाइन कर लेता और उसके पास और कोई रीजन नहीं होता रुकने का। देन हमारा जो नेक्स्ट आर्क आता है वो है पंक हजार्ड एंड ये भी काफी डिफरेंटली जाता बिकॉज अब जिम्बे साथ में है एंड स्ट्रॉ हैट पंक हजार्ड जाते एज यूजुअल स्ट्रॉ हैट्स पंक हजार्ड आइलैंड पर जाते। सारे इंसिडेंट सेम होते बट फाइट्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता क्योंकि जिम्बे भी अब यहाँ पर है एंड वो बहुत पावरफुल फाइटर है। सो वो वहाँ पर लूफी की काफी हेल्प करता एंड ऑल्सो योंको को डिफीट करने के लिए जो लूफी एंड लॉ की अलायंस बनती है वो भी वहाँ पर एज यूजुअल बनती। किनेमोन एंड मोमोनोसुके भी वहाँ पर मिल जाते। फिर इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट मेन आर्क जो की होता ड्रेस रोजा एंड ड्रेस रोजा भी ऑलमोस्ट सेम होता, बस फर्क ये होता कि जिम्बे से लड़ने के लिए भी एक अपोनेंट होता एंड हाँ यहाँ हमें साबो देखने मिलता एंड ऑल्सो जब वो लूफी से मिलता तब वो लूफी को ये भी बताता कि वो ऑलरेडी एस से मिल चुका है। साबो यहाँ पर कोलोजियम में फाइट करता बट उसका रीजन कुछ और होता, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता जोकर के ट्रेड को रोकना, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि डोफ्लामिंगो कितना बड़ा वेपन स्मगलर है ना। यहाँ पे लूफी को कोलोजियम मरीना ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होता, बट क्योंकि कांजरो अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ है इसीलिए ना चाहते हुए भी लूफी को पार्टिसिपेट करना पड़ता ना। इतने बड़े एरिना में कोई छोटा मोटा प्राइज नहीं होता। देन ऑब्वियसली यहाँ पे एक और डेविल फ्रूट प्रेजेंट होता एंड एज द स्टोरी प्रोग्रेस साबो वहाँ पर विनर होता। सो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि साबो फिर कौन सा फ्रूट खाता। सो आंसर बहुत सिंपल है, कोई न्यू लॉजिया टाइप फ्रूट एंड मे बी वो विंड फ्रूट होता। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विंड फ्रूट एक्चुअली में उसे काफी ज्यादा हेल्प करता कॉम्बैट में, जैसा कि हमने स्मोकर के साथ देख रखा है। इसके बाद एज यूजुअल लूफी अपने गियर फोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन में जाता। ड्रेस रोजा पे सारी फाइट्स वैसे ही प्रोग्रेस करती जैसे की हुई थी एंड फिर एंड में पूरी स्टोरी वैसे ही रैप अप होती जैसे की ओरिजिनल में हुआ था। इसके
इसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू वहां से निकल जाती है एंड वो जाते हैं जू आइलैंड पे। ना जू आइलैंड काफी हद तक बिल्कुल ही सेम जाता है एक्सेप्ट कि अब वहां पर जिम्बे उनके साथ होता एंड यहाँ पे सारे डिटेल्स रहने के बाद जिम्बे के साथ वो होल केक आइलैंड पर जाते, जहाँ पर अगेन सारे के सारे इवेंट्स एग्जैक्टली सेम होते क्योंकि रियल यूनिवर्स में भी जिम्बे वहां पर प्रेजेंट था अगर हम ओरिजिनल स्टोरी की बात करें। सो वो ऑलमोस्ट सेम ही जाता है एंड होल केक आइलैंड के बाद जिम्बे अगेन वहां पर रुक जाता क्योंकि हमने एनिमे में देखा था कि लूफी को अगर वहां से बच के बाहर निकलना था तो जिम्बे का वहां पर रुकना बहुत जरूरी था। नाउ नेक्स्ट इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्क दैट इज वानो। नाउ वानो आर्क पूरा का पूरा डिफरेंट होता कॉज यहाँ बिग मॉम एंड काइडो वर्सेस व्हाइट बियर्ड क्रू एंड स्ट्रॉ हैट क्रू होता एंड ये काफी हद तक लूफी के लिए इजी कर देता क्योंकि एस भी वहां पर होता एंड वो काफी स्ट्रॉन्ग होता क्योंकि 2 साल में उसने भी मेहनत की थी एंड उसके पास भी कॉन्करर्स हाकी होती क्योंकि ऑब्वियसली रॉजर के पास थी। सो जब बैटल ऑन गोइंग होती एंड रियल वर्ल्ड में मार्को जब वहां पर ज्वाइन करता है ठीक उसी वक्त व्हाइट बियर्ड का पूरा क्रू वहां पर आ जाता विद ऑल दी कमांडर्स एंड एस के वहां पर आने के बाद पूरी की पूरी फाइट वन साइडेड हो जाती। इसीलिए वी शुड एज्यूम कि इधर बिग मॉम की भी पूरी की पूरी क्रू आ जाती इंक्लूडिंग काटाकुरी। एंड देन इस आर्क के गेम में हमें बहुत ही लेजेंडरी फाइट्स देखने को मिलती जैसे कि लूफी वर्सेस काइडो, जोरो वर्सेस किंग, सांजी वर्सेस क्वीन एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस वर्सेस काटाकुरी। किड और लॉ यूजुअली शार्लेट लिलिन से लड़ रहे होते एंड बाकी का व्हाइट बियर्ड क्रू बिग मॉम के क्रू से फाइट कर रहा होता। यहाँ पर एस इस फाइट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता क्योंकि ऑलरेडी उसके एक सीनियर कमांडर यानी कि पहला 2nd डिवीजन कमांडर यहाँ का किंग था एंड दूसरी बात की ओडे एंड रॉजर का दोस्त भी था। ऑल्सो एस ने टामा के साथ भी दोस्ती कर ली थी एंड ऑब्वियसली उसका फर्ज बनता है कि वो वानो को फ्री करे। नाउ लूफी वर्सेस काइडो की फाइट में लूफी जीत जाता लेकिन ऑब्वियसली उसे अपना गियर 5 एक्टिवेट करना पड़ता। जोरो वर्सेस किंग एंड सांजी वर्सेस क्वीन भी बिल्कुल सेम ही जाता इंक्लूडिंग किड एंड लॉ वर्सेस बिग मॉम। लेकिन एस वर्सेस काटाकुरी में क्या होता, कौन जीतता यहाँ पर? नाउ हमें ऑलरेडी पता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स के पास कॉन्करर्स हाकी है एंड अज्यूमिंग कि एस ने भी 2 साल में दबा के ट्रेनिंग की होगी तो उसके पास भी ऑल टाइप्स ऑफ हाकी का एक्सेस आ गया होगा। तो जहाँ काटाकुरी के पास फ्यूचर साइट का एज था वो चीज भी एस निगेट कर देता। लेकिन यहाँ पर बात आती है कॉन्करर्स हाकी की एंड ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि कॉन्करर्स हाकी तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से फाइट करते हो। तो जहाँ पर लूफी काटाकुरी से फाइट करके उससे स्ट्रॉन्गर लेवल की हाकी को एक्सेस कर पाया था अपने वानो में ट्रेनिंग की वजह से, वहीं एस का काटाकुरी के लेवल तक ही होना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। तो यहाँ पर फाइट का विनर सिर्फ एक ही चीज पे डिसाइड होता है कि एस अपने डेविल फ्रूट पावर्स को अवेकन कर पाता है या नहीं, या फिर समहाउ वो भी एडवांस कॉन्करर्स हाकी को यूज कर पाए। लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं कि एस की डेविल फ्रूट पावर्स एक्चुअली में मोची के अगेंस्ट काफी सही से काम करती है क्योंकि एस ऑब्वियसली अपनी पावर से काटाकुरी के मोची को इजीली जला सकता है। नाउ वी जस्ट हैव टू एज्यूम कि एस ने अपने डेविल फ्रूट पावर्स को अवेकन कर लिया होगा एंड उसके फ्लेम से काटाकुरी बच नहीं पाया होगा। यहाँ पर लोगों का काफी ज्यादा डिबेट होता कि एस भी रूफटॉप फाइट को ज्वाइन करता, बट एक्चुअली में इस बार की काइडो से फाइट एस की नहीं थी बल्कि लूफी की थी। तो ऑब्वियसली एस अपने भाई को सपोर्ट करता रेदर देन खुद ही वो वहाँ पे कूद जाए। इसके बाद काटाकुरी, बिग मॉम एंड काइडो के डिफीट होने के बाद ये पूरा वानो सागा रैप अप हो जाता। यहाँ पर न्यू बाउंटीज का सिस्टम आता जहाँ पर एस को भी 3 बिलियन के आसपास की बाउंटी मिलती या उससे ऊपर, लेकिन एस को एम्परर नहीं बनाया जाता क्योंकि वो पायरेट किंग का बेटा है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसका और भी ज्यादा हाइप बने इस दुनिया में। लूफी ऑब्वियसली एक प्रॉपर एम्परर बन जाता क्योंकि ऑलरेडी उसको 5th एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया था। काइडो और लिन ये एम्परर वाले गेम से बाहर हो जाते एंड ये बगी के एम्परर होने का सीन जरूर होता क्योंकि क्रॉस गिल्ड, क्योंकि इस यूनिवर्स में भी क्रॉस गिल्ड की फॉर्मेशन होती एंड इसी के साथ अभी तक का पूरा वानो आर्क रैप अप हुआ होता। सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि क्या होता अगर एस नहीं मरता। ना इसके पीछे काफी सारे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर ये वो रेलिवेंट डिटेल्स मुझे लगे जो कि पॉसिबल हो सकते थे अगर एस की जान नहीं गई होती। नाउ आई होप आपको मेरी ये वाली व्हाट इफ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करो इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस देखते हैं, जो नहीं देखते उन्हें भी दिखाओ। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।